हेलो, प्रणाम, नमस्कार। प्राची द तत्व गर्ल एक बार फिर से आपके साथ और आप सुन रहे हैं मेरा ग्रीन तत्वा टॉक्स पॉडकास्ट। हम सभी जानते हैं कि पूरी सृष्टि प्रकृति और पर्यावरण पर निर्भर है। जीने के लिए जिस हवा, पानी, खाद्य की जरूरत होती है, वह पर्यावरण की ही तो देन है। इनके बिना सृष्टि और किसी जीव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे आसपास का वातावरण पेड़ पौधे, नदी, जंगल, जमीन और पहाड़ आदि से घिरा है। इसी को तो प्रकृति कहते हैं ना। प्रकृति मानव के स्वस्थ जीवन के लिए बहुत कुछ देती है और इसी प्रकृति से हम बहुत कुछ लेते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बदले में हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? अगर ध्यान देंगे ना, तो दशकों से हम प्रकृति को सिर्फ प्रदूषित कर रहे हैं और प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जिससे समय के साथ पर्यावरण व प्रकृति नष्ट होती जा रही है। जंगलों का कटना, नदियों का गंदा होना, वातावरण का प्रदूषित होना, यह सब कारण हम प्रकृति के अस्तित्व खत्म कर रहे हैं और अपने जीवन और आने वाली पीढ़ी के लिए एक खतरनाक वातावरण बना रहे हैं। तो ऐसे में छोटे छोटे प्रयास करके हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। यह इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर प्रकृति संरक्षित रहेगी तो मानवीय जीवन सुरक्षित होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जीवन दायिनी धरती को रहने योग्य बनाने के लिए पेड़ पौधों के जीवन को बचाने और पर्यावरण प्रदूषण के कारकों को कम किया जा सके, इसके प्रयास के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो आ रही है 5 जून और आज मेरे साथ है इसी तरह के कुछ छोटे छोटे प्रयास करने वाली अस्मिता से आपको मिलवाती हूँ और बताती हूँ कि कैसे उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुनिया में छोटे छोटे प्रयासों को करके इस एनवायरनमेंट को, इस प्रकृति को संरक्षित करने की कोशिश की है। तो उनको बुलाने के लिए सबसे पहले हम उन्हें ग्रीन तत्वा टॉक्स पर आमंत्रित करते हैं। हाय अस्मिता, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर और फाइनली आपको मेरे पॉडकास्ट पर पाकर। यस, इट इज माय ऑनर एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये चांस दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, ग्रेटफुल फॉर यू। मोस्ट वेलकम अस्मिता। तो चलिए अस्मिता के बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, उसके बाद हम अस्मिता से और बहुत सारी बातें करेंगे। अस्मिता मानती है कि गार्डनिंग उनके लिए मेडिटेशन है और उन्होंने ये गार्डनिंग या जो भी उनकी जर्नी की चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो अभी अभी शुरू नहीं की है। मैं कहूंगी शायद ये सफर उनके साथ बचपन से ही जुड़ा है, जिसके बारे में हम ऑफ कोर्स अस्मिता से और जानेंगे। अस्मिता लेटली बेटर इंडिया मराठी पर भी फीचर हुई है, क्योंकि उन्होंने जो कंपोस्टिंग, बायो एंजाइम और अपनी गार्डनिंग की जर्नी रखी है, वो इतनी ज्यादा प्रेरणादायक थी कि ऑफ कोर्स उसको कवर करना बनता था। इनकी चीजों को याद रखकर ना मुझे एक छोटी सी कोटेशन याद आती है कि जो फ्रैंक लॉयड राइट ने लिखी है कि प्रकृति का अध्ययन करें, प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति के करीब रहे और यह आपको कभी विफल नहीं होने देगा। एंड अस्मिता के लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि सच में उनकी ये कोशिश बिल्कुल विफल नहीं हो रही है, बिकॉज उनकी छोटी 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 करती हुई कोशिशों से आज वो इतना अच्छा नाम हो गई है कि हर कोई उन्हें जानता है। ओके, जानने से मैं बताना चाहूंगी, अस्मिता का इंस्टाग्राम हैंडल है जिसका नाम है अर्थ एंजल अस्मिता, एंड दैट इज समथिंग गुड कि अस्मिता के इंस्टा हैंडल में भी अर्थ एंजल नाम आता है। सो अस्मिता, दिस इज रियली गुड। ओके अस्मिता, तो हम शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए कि गार्डनिंग, सबसे पहले तो मैं आपसे उसके बारे में जानना चाहूंगी कि आपको गार्डनिंग करना मेरी जब आपसे पहली बार बात हुई थी तब आपने कहा था कि शायद बचपन में आप जिस जगह रहती थी वो काफी बड़ी जगह थी एंड देन यू शिफ्टेड टू अ सिटी। सो देयर वाज अ चेंज जो आपको लगा कि गार्डनिंग करने के लिए शायद कुछ डिफिकल्टीज भी आई होंगी। सो ये गार्डनिंग का सफर कैसे स्टार्ट हुआ एंड हाउ यू मैनेज टू दिस, मतलब शुरू से बताइएगा प्लीज। हाँ, एक्चुअली गार्डनिंग बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है। हम्म।
ऐसे था कि मेरे पापा बहुत बचपन में चले गए, तो एक एंग्जायटी, एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन रहता है, जो हमें बहुत सालों बाद पता चलता है। बट राइट। मुझे प्लांट्स और गार्डनिंग और बड़े-बड़े ट्रीज़ बहुत पसंद थे, तो बहुत ऐसे टाइम रहता था जब स्कूल में या जब घर में भी मैं रहती थी, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा पोर्च था, जहाँ बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े प्लांट्स थे, नीम के, पपई के, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स के और बाकी भी पीपल हम्म। का भी था। तो वो प्लांट्स के पास मैं जब बैठती थी तो मुझे एक सुकून मिलता था, एक शांति मिलती थी। आज हम्म। जब मैं पीछे मुड़ती हूँ तो मुझे लगता है कि वो सुकून और शांति हम कह सकते हैं कि एक हीलिंग था मेरे लिए। हम्म। और धीरे-धीरे मुझे ऐसे लगा कि मैं वो डिप्रेशन से या फिर वो एक सॉर्ट ऑफ एक रहता है कि सबके पापा-मम्मी दिख रहे हैं और मेरे पापा तो हैं नहीं। हम्म। तो हीलिंग मिलते गया उससे, और वो हीलिंग की वजह से मैं बहुत जल्दी रिकवर होने लगी और उसकी वजह से नेचर से कनेक्ट होते गई। और हम्म। जब प्लांट्स के पास बैठती थी तो बहुत सारे छोटी-छोटी चिड़िया, बटरफ्लाई या फिर हनी बीज़ रहती थी। तो हम्म। उनका एक नेचुरल साउंड रहता है। हम राइट। हीलिंग मेडिटेशन में भी एक हीलिंग साउंड रहता है जो नेचुरल नेचर से कनेक्टेड रहता है। हम्म। तो वो मुझे नेचुरली मिलते गया और इससे मैं और ज़्यादा जुड़ते गई नेचर से। और बचपन में मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा यानी प्लांट्स वो लगाती थी घर में, तो मैं उसको देखती थी कि कैसे वो नर्चर कर रही है वो प्लांट को हम्म। और उससे बातें भी करती थी। तो मैं उसको हमेशा पूछती थी कि आई आप मीन्स ये प्लांट से बातें करती हूँ तो उनको समझता है क्या? क्या वो सुनते हम्म। हैं? तो वो बोलती कि हाँ बेटा ये सुनते हैं, हम्म। सुनते भी है, समझते भी है और हमें रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो राइट। धीरे-धीरे नेचर से कनेक्टिविटी बढ़ती गई। तो मैं प्रॉपर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर हूँ और शादी के बाद मैं यहाँ मुंबई में आई हूँ डोंबिवली में। तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ जगह की बहुत कमी है, बहुत हम्म। ज़्यादा। और प्लांट्स ऐसे है कि जैसे मेरा बहुत वीकेस्ट पॉइंट था कि प्लांट्स मुझे चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे फ्लैट सिस्टम होने की वजह से धूप नहीं आती है। तो ऐसे इसमें छोटे-छोटे प्लांट्स को सर्वाइव करना बहुत टफ होता है। तो पहले हम्म। मैं एक क्रेज़ रहता है, हमें सारे प्लांट्स लगाने रहते हैं। तो मैंने सारे प्लांट्स लगाना शुरू कर दिया था। हम्म। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सारे प्लांट्स धूप में ही सर्वाइव कर पाते हैं, उनमें से कुछ ही शेड में सर्वाइव करते हैं। तो हम्म। फिर धीरे-धीरे जो धूप नहीं आती थी तो प्लांट्स मरने लग गए और मुझे बहुत हर्ट होता था कि अरे मैंने प्लांट्स तो सारे घर में ला लिए पर वो सर्वाइव ही नहीं कर रहे। फिर हम्म। धीरे-धीरे उसमें से सीखते गई कि शेड में कौन से प्लांट हम अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। और हम्म। कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो थोड़ा भी सनलाइट मिलता है 1-2 मिनट का भी, तो वो अपने आप ग्रिल के बाहर निकलने लगते हैं और वो सर्वाइवल के लिए अपना खुद का ही एक ज़रिया ढूँढते रहते हैं। तो राइट। धीरे-धीरे एक अभी 6 साल की जर्नी में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शेड में भी बहुत सारे प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं अगर उनको इनडायरेक्ट लाइट भी मिलता है या किसी बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन से भी अगर कोई सनलाइट मिल रहा है, तो वो हम्म। सर्वाइव कर सकता है। और ऐसे करके आज मेरे यहाँ ऑलमोस्ट 80-90 से ऊपर प्लांट्स हैं। पहले बहुत सारे रोज़ के प्लांट्स थे, जहाँ हम रेंट पे रहते थे। फिर खुद के घर में जब हम शिफ्ट हुए तो यहाँ बिल्कुल धूप कहीं भी नहीं आती है। जैसे मेरे बहुत सारे रील में भी मैंने वैसे ही डाला है। तो राइट। वो बहुत से रोज़ प्लांट तो ऑलमोस्ट यानी सर्वाइव ही नहीं कर पाए। तो मैंने फिर उसका अल्टरनेट की विनका प्लांट सर्वाइव कर रहा था या और भी ऐसे बहुत सारे प्लांट, पीस लिली का है जिसे शेड में भी वो हो सकता है सर्वाइव। हम्म। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स मैंने घर में लगाए, कुछ हल्दी के भी लगाए। पर हाँ, हल्दी के लिए धूप चाहिए होती है पर वो इनडायरेक्ट सनलाइट में सर्वाइव करते हैं। तो मैं उसके पत्तों को बायो एंजाइम में कन्वर्ट कर देती हूँ। उसमें से मुझे जब ऐसे पता चलता है कि अभी इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो हम्म। ये कीड़ा इंसेक्ट की वजह से वो खराब हो जाएगा। तो हम्म। मैं उसे जितना छोटा भी रहेगा तो हार्वेस्ट करके उसका घर में ही एक इंस्टेंट अचार बना लेती हूँ। तो ओवरऑल पूरा एक साइकिल ही है कि हम्म। आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो और वहीं आके मिलते हो। तो गार्डनिंग मेरे लिए मेडिटेशन है, एक थेरेपी है कि जिसकी वजह से आज मैं ऐसे कह सकते हैं कि सर्वाइव कर रही हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल। यहाँ पर 2 चीज़ें कहना चाहूँगी अस्मिता। पहली चीज़ तो आपने जो मुझे ये कहा ना कि हीलिंग है, बहुत अच्छी चीज़ कही बिकॉज़ इसी तरह से रिलेटेड एक कोट भी है जो कहता है, "आई गो टू नेचर टू बी सूथ्ड, हील्ड
एंड हैव माय सेंसेस पुट इन ऑर्डर। और आपने अपनी जर्नी में ये चीज आई एम श्योर खुद ही एक्सपीरियंस की कि जब आप पेड़ पौधों के करीब रही तो आपको महसूस हुआ कि वो हील कर रहे थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपकी मम्मी ने आपको बचपन में ये बोला ना कि हाँ वो बात करते हैं, बिकॉज बड़ों की, मम्मी की खासकर ये बताई हुई बातें ना एट टाइम्स हम भूल जाते हैं या उनको टाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, पर इन चीजों में बहुत गहराई होती है क्योंकि सच में नेचर हील करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। मैं बहुत ज्यादा डीप में तो करेक्ट। नहीं जाऊंगी, लेकिन मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस की। ऑल्दो घर में पेड़ पौधे मेरे होते ही थे, मैंने सबसे ज्यादा इस चीज को महसूस किया लॉकडाउन के बीच में, बिकॉज जो भी कहूंगी प्रकृति की कृपा है कि लॉकडाउन के टाइम पर मैं एक ऐसी खूबसूरत सी जगह पर थी जो बहुत ही छोटा सा गांव या हिल स्टेशन है कहूंगी, जो प्रकृति के बहुत ज्यादा करीब था। एंड वहां रहकर जब मेरा लॉकडाउन निकला ना, तो जो रोज की एंजाइटी होती थी वो शायद सिर्फ वो वादियां, वो पहाड़ देखकर, चिड़ियों की छोटी सी चहचहाट सुनकर ही अपने आप आपको स्ट्रेंथ देती थी कि यस हम सरवाइव कर सकते हैं, यस मैं लड़ सकती हूँ, यस आज का दिन भी गुजरेगा। सो यस नेचर करेक्ट। हील करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। एंड मुझे दूसरी बात आपकी एक बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एट टाइम्स लोगों की ना ये बहुत ज्यादा शिकायत होती है कि हम अपने छोटे से घर में कैसे गार्डनिंग करें, हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, हमारे घर तो धूप नहीं आती है। सो आई थिंक यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छी चीज शेयर की अस्मिता, कि मानते हैं कि सन बहुत जरूरी है, पर जैसे आपने ये चीज बोली ना कि सन की सामने पड़ी हुई रिफ्लेक्शन, थोड़ी सी लाइट, उसमें भी कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो सरवाइव करते हैं। तो आई थिंक अगर हम ढूंढने निकले कि ओके कौन सा ऐसा पौधा है जो मेरे काम आ सकता है, लाइक इसमें एक मेरा बड़ा फेवरेट सा पौधा है जिसे मैं जेड का पौधा जिसे हम कहते हैं, जो यहाँ पे भी रखा हुआ है। इसे मैं करीब कितने पिछले 20-30 सालों से तो मैं अलग अलग प्लांट्स में, पॉट्स में लगा चुकी हूँ, और ये कहीं भी सरवाइव हो जाता है। चाहे फिर वो घी का खाली डब्बा हो, चाहे फिर वो मिट्टी का कोई बचा हुआ जो हम कुल्हड़ कहते हैं वो हो, किसी भी तरह का पॉट हो, ये जेड का पौधा मैंने देखा है मल्टीपर्पज कहीं भी लग जाता है, किसी भी मौसम में आपका साथ देता है। कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं 2-3 दिन घर पे नहीं थी, नहीं पानी दे पाई, लेकिन टचवुड मतलब जो भी कहूंगी, आई गिव ऑल द थैंक्स टू द प्लांट कि वो सरवाइव कर जाता है। तो आई थिंक पेड़ एक्चुअली लगाने के लिए मैं बिल्कुल जरूरी समझती हूँ कि सनलाइट होना बहुत जरूरी है, एयर होना बहुत जरूरी, लेकिन देयर कैन बी वेज, हम दूसरे पौधे ऐसे ढूंढ सकते हैं, हम घर का कोई ना कोई ऐसा कोना ढूंढ सकते हैं, जैसे कि आपने ये चीज बहुत अच्छी कही, रिफ्लेक्शन। तो समटाइम्स वो सन के रिफ्लेक्शन भी आपको मदद करती है। लाइक मैंने आपकी वो रील देखी थी जिसमें आपने हल्दी के पौधे का जिक्र किया था, काफी लंबी जर्नी रही, पेड़ आपके पीले पड़ गए, खराब होने लगे, लेकिन इट सर्वाइव्ड एंड आप एक छोटी से हल्दी को उगाने में सफल हुई थी। सो अगेन आई से रियली गुड इन्फॉर्मेशन की पेड़ लगाने के लिए ऑफ कोर्स सनलाइट बहुत जरूरी है, लेकिन आप अपने घर में कुछ एक ऐसा एरिया जरूर ढूंढ सकते हैं जहां पर सनलाइट अगर बेयर मिनिमम या कम भी हो, तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो सरवाइव कर सकते हैं। एंड गाइस जो इस समय इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अस्मिता के बैकग्राउंड में जो छोटी सी गैलरी बालकनी दिख रही है, वो अस्मिता का सबसे फेवरेट स्पॉट है, जो कि उनकी रील्स में भी आप देख सकते हैं, उनका कंफर्ट जोन है। अस्मिता ने उस छोटी सी जगह में बहुत प्यारे प्यारे पौधे लगाए हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज कि जब भी मैं उनकी रील को ढूंढने जाती हूँ, तो जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो है चिड़ियों की चहचहाट, जो उनके बर्ड हाउस में आती रहती है, जो उनके पेड़ पौधों पे इधर से उधर घूमती है, वो वहां पर उनके लिए अनाज दाल और पानी भी रखती है। और वो छोटे सा स्पेस ना बहुत ही कोजी और बहुत ही प्यारा इंप्रेशन देता है। स्मिता, सो कुडोस टू यू कि आपने मतलब एक छोटी सी जगह कहकर जो लोग हमेशा एक हर्डल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसको मात दी है, एंड यू हैव क्रिएटेड सच अ ब्यूटीफुल स्पेस। सो आगे बढ़ते हैं अस्मिता, गार्डनिंग के ऊपर मैं फिर से एक और सवाल है जो मैं लेकर आऊंगी, लेकिन उससे आगे मैं बढ़ूंगी। आपका जो बेटर इंडिया का पोस्ट था, दैट वाज कि बिकॉज दे वांटेड टू कवर योर जर्नी, क्योंकि यू आल्सो मेक बायो एंजाइम, राइट? तो ये जो खाद बनाने की प्रक्रिया होती है जिसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं, या ओला सॉरी आई एम सॉरी गीले कचरे को यूज करके कंपोस्ट बनाई जाती है एंड बायो एंजाइम बनाए जाते हैं, जिसमें जिसकी प्रोसेस में ऑफ कोर्स अस्मिता आप ही से जानना चाहूंगी, ऑल्दो मुझे पता है। और इन दोनों को आप घर पर ही यूज करके बनाती हैं। जब हम करेक्ट। कंपोस्टिंग की बात करते हैं, आई एम श्योर कि लोगों को कंपोस्टिंग एज अ वर्ड जरूर पता होगी, की पत्तियां हैं, या जैसे हमारे घर का बचा हुआ भोजन है, या आलू के, गाजर के, फलों सब्जियों के, इनके जो छिलके हैं, इन सबको एक प्रॉपरली एक लेयर सी बनाकर, उसमें एक ब्राउन लेयर, मिट्टी की लेयर, एक ग्रीन लेयर देकर हम एक जैविक पदार्थ बनाते हैं जो कि पुनः चक्रण से प्राप्त होता है।
तो और ये जो जैविक खाद है, ये बहुत ही मुख्य घटक होता है हमारे बाकी पौधों के लिए, बिकॉज़ ये खाद बन चुका होता है। एंड कंपोस्ट बनाना मैं सबको बताना चाहूँगी बहुत ही सरल तरीका है। ये कोई बहुत-बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपको सिर्फ़ पत्तियाँ, बचा-कुचा खाना, कुछ आपके जो फ्रूट एंड वेजिटेबल की पील्स हैं, इन सबको इकट्ठा करके एक ढेर बनाकर कुछ एक छोटी-सी प्रोसेस को फ़ॉलो करना है और प्रतीक्षा करनी है ताकि इनका विघटन हो जाए। इसके बारे में अस्मिता मुझे बताओ कि आपने अपनी कंपोस्टिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट की एंड लाइक कंपोस्टिंग करने के बाद मतलब आप इसे कहाँ यूज करती हैं, हाउ हैज बीन द जर्नी, कभी इसमें कुछ डिफिकल्टीज, बिकॉज मैंने आपकी एक दो रील्स उसमें भी देखी थी कि कई बार उसमें जैसे हम मैंने कई जगह देखा है, कभी कुछ फंगस की रेयर आ जाती है, कभी कुछ होता है, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं है, बट ऑब्वियसली तो मुझे उस जर्नी के बारे में बताओ कि कंपोस्टिंग कब से स्टार्ट की एंड हाउ यू हैव बीन डूइंग इट। एंड साथ में हाँ ओके बायो एंजाइम पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आती हूँ, अभी हम कंपोस्टिंग पे बात करते हैं, राइट। एक्चुअली कंपोस्टिंग मेरी मम्मी ऐसे करती थी कि जैसे मैंने बताया था कि हमारे घर के सामने बहुत बड़ा पोर्च था नागपुर हम्म। में। तो हम्म। मम्मी ऐसे करती थी कि कुछ खाना बचा है या फ्रूट पील्स है या वेजिटेबल पील्स है, तो हम्म। उसमें खड्डा करके उसमें सारे फ्रूट पील्स खाना डाल देती थी। खाना तो जनरली वेस्ट होता ही नहीं था, पर अगर गुड। उसमें कुछ बच जाता है तो हमारे यहाँ गाय बकरियां बहुत आती थी जो हम्म। नॉर्मली स्ट्रे डॉग्स जैसे रहते वैसे ही रहती थी, तो उनको खाना तो वैसे ही यूटिलाइज हो जाता था। हम्म। पर जो फ्रूट पील्स और वेजिटेबल पील्स है जैसे घर का निर्माल्य है, तो वहां गड्ढा करके मम्मी सब डाल देती थी और उसके आजू बाजू में प्लांट्स रहते थे, तो हम्म। उसको फिर से डिग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिल जाता था। मिल फिर जाते हैं। जब मैं मुंबई यानी जब मैं डोंबिवली में आई तो मैंने देखा कि यहाँ जगह ही नहीं है, यानी हमारे यहाँ हम्म। बालकनी ही नहीं थी पहले। तो फिर मुझे ऐसे था कि मुझे तो ये यूटिलाइज करना है, ये जो निर्माल्य है या हम्म। फ्रूट पील्स या वेजिटेबल है, तो मैंने पहले उसको एक जो अपना गमला रहता है प्लास्टिक का उसी में कंपोस्ट बनाना शुरू किया। राइट। बट मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा कुछ प्रोसेस गलत हो गया है, क्योंकि ओके। सॉइल में डायरेक्ट डिग करके डालना वो एक नेचुरल प्रोसेस में कंपोस्ट हो जाता है। पर प्लास्टिक पॉट्स में या गमले में मैं जब कर रही थी, तो मैंने क्या किया कि मिट्टी का लेयर डाल दिया बहुत सारा। ओके। तो वो क्या हुआ, जब पानी छूटने लगा तो मिट्टी भी पूरा सक कर गई और फिर अच्छा। मिट्टी भी गीली होते गई और उसमें फंगस चढ़ते गया। अच्छा। और वो गमले को सिर्फ एक नीचे ही होल था, साइड में नहीं था। हम्म। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरा ये प्रोसेस ही गलत हो गया है। तो फिर ओके। मेरे यहाँ एक 15 लीटर का ऑयल कैन था, मैंने उसको कट किया और मुझे बस एक आइडिया आया कि अगर मैं इसको होल कर दूं घर में ही, तो हम्म। मेरे पास ड्रिल नहीं था। तो मैंने एक स्पून लिया और उसको गर्म करके उसी से सारा वो कैन को पूरा होल्स कर दिए। और फिर हम्म। मैंने उसमें कुछ कार्डबोर्ड के पुराने जो एकदम बहुत ही डिस्कार्डेड करने वाले पेपर्स थे वो डाले, फिर उसके ऊपर फ्रूट पील्स और फिर उसके ऊपर नारियल के जो कवर रहते हैं यानी उसे हम्म। मराठी में भुज वो सारे उस पर स्प्रेड कर दिए और फिर लेयरिंग करते गई। तो ओके। मुझे रियलाइज हुआ, हाँ वो नारियल का जो कवर है वो हार्ड होता है। तब मुझे हम्म। ये नहीं पता था कि उसी से कोकोपीट बनता है, यानी ओके। मुझे वो टर्म नहीं पता थी कि उसी का क्रश करके कोकोपीट बनता है। तो वो थोड़ा डिकम्पोज होने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा था, बट हम्म। मुझे लगा कि हाँ मैं राइट ट्रैक पे हूँ। और हम्म। ऐसे ही मैं कुछ गूगल पे सर्च कर रही थी कि कैसे हो सकता है ये सब। तो इंस्टाग्राम पे फिर मैं इतना एक्टिव भी नहीं थी उस वक्त। फिर धीरे धीरे मुझे वासुकी सर, कौरमो रानी, शांति धुमला मैम, ऐसे सब लोगों के रील दिखते गए। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मेरा एक प्रोसेस गलत होते गया है कि मैंने लेयरिंग एक ही कर दिया है, ओके। अलग अलग लेयरिंग जैसे पत्तों का फिर कोकोपीट का। ऐसे अगर मैं लेयरिंग प्रॉपर करती हूँ तो वो मॉइस्चर जो छूटता है डिकम्पोज होते वक्त, वो कोकोपीट या बाकी सब पत्ते उसको सक कर लेते हैं और वो प्रॉपर सॉइल में कन्वर्ट होने लगता है ब्लैक गोल्ड हम्म। में। हम्म। तो हम्म। फिर मेरा प्रोसेस मैंने करेक्ट कर लिया और फिर मेरा ऑयल कैन का ही वो 15 लीटर का कैन उसी में कंपोस्ट होने लग गया था और बहुत अच्छे से। फिर मुझे रियलाइज हुआ 15 लीटर का तो कुछ यानी अ, कचरा हम लोग बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, फ्रूट पील्स हो या जो भी कुछ वेजिटेबल पील्स है, और वो 15 लीटर आगे उसमें कुछ हो नहीं रहा है। हम्म। तो फिर मैं वो कंपोस्ट जो मुझे मेरा पूरा जनरेट हो जाता था, तो मैं जस्ट हमारा नीचे उतरते बराबर ही बहुत बड़े बड़े प्लांट्स थे, तो मैं उसी में डाल देती थी। तो बहुत लोगों को ऐसे लगता था कि अपने घर का कचरा उसमें डाल रही है, क्योंकि यहाँ लोगों को आदत नहीं थी ऐसे देखने की। तो मैंने बिल्कुल। उनको बोला मैं कचरा नहीं डाल रही हूँ, मैंने
बस वो पेड़ में कंपोस्ट डाल दिया है ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो बिल्कुल। फिर उनको रियलाइज हुआ तो उन्होंने बोला अच्छा कैसे करते हो, फिर उनको मैंने कुछ अपनी तरफ से ही एक गिफ्ट करके दे दिया। फिर मुझे वो एक मोटिवेशन मिलते गया और एक अप्रिसिएशन भी मिलते गया कि चलो मैं कुछ राइट ट्रैक पे कुछ अच्छा कर रही हूँ। और ऐसे करते करते फिर ऑलमोस्ट 3-4 साल चले गए और फिर तब मुझे, जब मैं सस्टेनेबिलिटी वाले टीम यानी जो ग्रुप है इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन गए अब मेरे। तो मैंने देखा कि डेली डम का भी एक कंपोस्टर है, तो यस। हमें रहता है ना हर चीज में कि हम कुछ कुछ चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि राइट। नहीं नहीं मुझे भी ये चाहिए। इन आई हैव। तो ऑलमोस्ट 6 साल बाद फाइनली जब डेली डम का कंपोस्टर आया तो मुझे ऐसे था कि चलो मेरे यहाँ अभी मटका भी है, मेरा खुद का यहाँ अभी रखा भी है नीचे। या तो एक ओके। मटका है पुराना वाला, तो यहाँ ऐसे है कि 5-6 महीने बारिश रहती है तो बहुत हम्म। फंगस लगता है हर जगह, कपड़ों हम्म। में भी, बालों में, हर जगह। तो हम्म। वो मटके में भी फंगस लग रहा था, मैं उसको क्लीन करते जा रही थी पानी भरने के लिए, वो फंगस लग रहा था, तो मुझे से रियलाइज हुआ ये सही नहीं है, फंगस पेट में चला जाएगा। तो मैंने उसको होल्स नहीं किए, पर वो मटका भी कंपोस्ट के लिए यूज किया। तो अभी मेरे यहाँ एक मटका है, एक 15 लीटर का कैन है कंपोस्टिंग के लिए, और अभी डेली डम का भी है। तो मुझे पता है कि अभी जितना भी मेरे यहाँ वेस्ट जनरेट हो रहा है तो मैं उसको अपने यहाँ घर पे ही यूटिलाइज कर लूँ। और हमारा फ्लैट इंक्लूडिंग बालकनी 400 स्क्वायर फीट का है। तो ओके। आप समझ सकते हो कितना छोटा है। तो राइट। बहुत लोगों को ऐसे डाउट होता है कि उसका स्मेल आता है क्या, हाँ हाँ। या उसमें बहुत सारे कीड़े होके घर में आते हैं क्या। हम्म। स्मेल आता है, स्टार्टिंग में 1-2 दिन आता है क्योंकि उसका एक डिकम्पोज करने वाला प्रोसेस होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि स्मेल बिल्कुल भी नहीं आता है, और जब घर छोटा होता है तो आता है, पर वो इतना भी अनबेरेबल नहीं रहता है कि आप घर में कचरा समझ के उसको फेंक देते हो। राइट। वो एक प्रोसेस के वक्त एक स्मेल आता है, फर्मेंटेशन का एक स्मेल होता है, वैसे स्मेल आता है। पर धीरे धीरे जब वो एक ब्लैक गोल्ड में कन्वर्ट होने लगता है तो आपको ऐसे लगता है कि इससे बड़ी हीलिंग, थेरेपी, मेडिटेशन कोई नहीं हो सकता। राइट। क्योंकि आजकल देखिए बहुत सारे हीलिंग और मेडिटेशन सेंटर है, वो मड थेरेपी, अर्थ थेरेपी और सॉइल थेरेपी करवाते हैं। तो ये थेरेपी आपको फ्री में घर में ही मिल रही है। जब वो कंपोस्ट होके ब्लैक गोल्ड तैयार होता है और उसका आप स्मेल लेते हो तो ऐसे लगता है कि पहली बारिश की बूंदे जमीन पर गिरी है और वो स्मेल आप फील कर रहे हो हर वक्त। तो ये बहुत बड़ा एक खुशी या फिर हैप्पीनेस है तुम्हारे लिए कि तुम नेचुरली घर में, एक तो वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है, लैंडफिल में नहीं जा रहा है, तुम राइट। खुद ही नेचर को एक सपोर्ट कर रहे हो खुद घर में कंपोस्ट करके। और वो सॉइल, और जब वो जब कंपोस्टिंग जब ब्लैक गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, एक कंपोस्ट प्रॉपर बन जाता है, तब वो जो सॉइल वाला स्मेल, जो एक बहुत अच्छा वाला एरोमा आता है, तब मैं बता नहीं सकती कि वो कितना बड़ा मेडिटेशन वाला थेरेपी होता है कि आपको बस, आप ऐसे स्मेल कर लो तो ऐसा लगता है बस बारिश की बूंदें गिर रही है, और आप जमीन पर खड़े हो और आजू बाजू में बस हरियाली है, तो वो आप फील कर सकते हो। तो ये सब है। तो एक बार यानी ये जस्ट एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि एक बार मैंने ऐसे ही, मेरे एक मैम है जिनको मैं अपनी माँ के समान मानती हूँ, निर्मल देसाई मैम। तो वो बस मेरी एक बात ऐसे ही सुन रही थी कि नेचर के बारे में मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो उन्होंने बस बोलते बोलते मुझे बोल दिया था कि यू आर एन अर्थ एंजल। तो उन्हीं की वजह से मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अर्थ एंजल अस्मिता नाम लिखा है, और उनका परमिशन भी लिया था कि मैम आपने मुझे जो बोला था तो क्या मैं इंस्टाग्राम पे वो नाम रख, तो उन्होंने बोला व्हाई नॉट, बिल्कुल रख सकते हो। वाह। तो बहुत मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि नेचर ने, नेचर से कनेक्शन होने की वजह से, और बाय गॉड्स ग्रेस एक अच्छे पेरेंट, एक अच्छे फैमिली, जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े फैमिली में ही राइट। सरवाइव या पड़े बले हो, पर आपको आपके पेरेंट्स क्या सिखाते हैं ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और जब आप कंप्लीटली। नेचर से और अच्छी चीजों से कनेक्टेड होते हैं ना, इन डार्क मोमेंट, एक डार्क फेज चल रहा है आपकी लाइफ में तब भी, तो नेचुरली यूनिवर्स भी आपको उन सब लोगों से कनेक्ट कर देता है, जैसे मैं आज आपसे कनेक्टेड हूँ। तो उस वजह से मुझे एक है कि ये सारी चीजों की वजह से ना नेचुरल मेडिटेशन, नेचुरल थेरेपी मिलती गई, और एक क्रिएटिविटी नेचर से ही मिलती गई कि क्यों ना हम अपने घर में ही कुछ करें। तो राइट।
जैसे डेली डम का मैंने कंपोस्टर लिया था, तो हम्म। मेरी बेटी, मैं उसको भी सिखाती हूँ, तो हम दोनों ने मिलकर ये पेंट किया था। तो हाँ। मेरा ऐसे कहना है कि अगर आप नहीं कुछ घर में कर सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंपोस्टर आपको रेडीमेड बना के देते हैं। पर अगर आप नहीं बेयर कर सकते हो, आप इतना एक्सपेंस नहीं कर सकते हो, 1000 हम्म। 2000 जो भी कुछ, तो आप घर में भी बहुत सारे रिसोर्सेस है, मटका है, कैन्स है, टूटा हुआ बकेट है, टूटा हुआ कोई सॉइल क्ले पॉट है, उसमें भी आप कंपोस्ट कर सकते हो। या फिर आजकल जो ग्रो बैग्स मिलते हैं प्लास्टिक की भी, या फिर हम्म। आटे के भी पैकेट मिलते हैं बड़े वाले, राइट आप राइट। उसमें भी कंपोस्ट कर सकते हो। अ, ऐसे कहते हैं ना, देयर इज अ विल, व्हेन देयर इज अ विल वेदर इज देयर इज अ वे। बिल्कुल। बस कि जब आपके मन में इच्छा है ना, दृढ़ इच्छा है ना, तो आप वो चीजें नेचुरली अलाइन हो जाती है, आपको कुछ एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते। तो यस, कंपोस्टिंग जर्नी मेरे लिए बहुत लर्निंग लेसन था मेरे लिए, मेरी बहुत सारी गलतियों की वजह से, कि जैसे मुझे पता चला कि मैंने ये प्रोसेस गलत किया है, हम्म। तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मैं उसी से सीखती गई। और बिल्कुल मैं आज ये सबको यही बताना चाहूंगी कि गलती करो, गलती सुधारो, और उस गलतियों से सीखो कि आप क्या कर सकते हो। कोई बिल्कुल। आपको रेडीमेड आकर बताएगा नहीं कि आपको ये करना है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके खुद के इंट्यूशंस भी आपको बताते रहते हैं कि आपको ये करना चाहिए। हो सकता है कि वो रॉन्ग ट्रैक पे चले जाए, आपको ऐसे लगे कि पहला स्टेप ही आपका गलत हो गया, पर वो गलती से ही आप सीखते हो, और बिल्कुल। उसकी वजह से एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आप ही में आता है। ट्रू ट्रू ट्रू। स्मिता, तुमने अभी तक जितनी बातें बोली ना, उसमें बहुत सी चीजों पर मैं फिर से एक बार और आना चाहूंगी, लेकिन वो सब शुरू करने से पहले मैं अपने लिसनर्स को फिर से यही बताना चाहूंगी जो अस्मिता ने कहा कंपोस्टिंग के बारे में, कि कंपोस्टिंग के लिए बेसिक चीजों में आपके फ्रूट वेजिटेबल के पील्स हैं, ग्रेन्स हैं, बची हुई ब्रेड है, कभी कभी कॉफी के जो फिल्टर बचा हुआ होता है, इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग टी बैग, टी का जो बचा हुआ अंश है, ये सब कंपोस्ट किया जा सकता है। और जैसे अस्मिता ने कहा, अगर तो आपके पास बड़ा घर है, आप गड्ढा खोद सकते हैं, वेल एंड गुड, जैसे कि अस्मिता ने अपने बचपन की जर्नी शेयर। नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। एज शी सेड, मैंने खुद टूटी हुई बाल्टी से शुरू किया था। आप कोई पुराना मटका है, आपके पास कोई पुराना डब्बा पड़ा है, कई बार पेंट वाले डब्बे होते हैं, कई बार प्लास्टिक का कोई अलग सा आया हुआ डब्बा है जो आपके यूज का नहीं है, कई बार ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जो आपको नहीं पता कि इसका और क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आप कंपोस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एंड जैसे अस्मिता ने भी ये कहा ना कि वो जब कंपोस्ट करके उसको अपनी सोसाइटी में देती थी, तो शुरू में लोगों को लगता था कि ये शायद अपना कचरा डाल रही है। तो इससे रिलेटेड एक चीज और बताना चाहूंगी, अस्मिता सोसाइटी में सिर्फ कंपोस्ट ही नहीं देती है, अस्मिता सोसाइटी में इधर उधर पड़ी हुई बोतलों को भी रीयूज एंड रिसाइकल करती है। उस पर मैं लौट के फिर से आऊंगी। तो कंपोस्टिंग के चलते चलते मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं कंपोस्टिंग की, तो बिल्कुल ठीक कहा अस्मिता कि हर चीज बहुत सुंदर नहीं हो सकती है, कभी कभी उसमें मुश्किलें भी आएंगी, कभी कभी आपने जैसे कहा स्मेल भी आ सकती है, हो सकता है देखने में एक आध बार वो गंदा भी लगे, लेकिन आपने जो वो फीलिंग बताई ना ब्लैक गोल्ड की, इट शोज, वो आपके चेहरे पे दिखाई दे रही थी, द फील यू आर एक्सप्रेसिंग। सो गाइज, ये बिल्कुल सच बात है कि आपकी मेहनत से बनाया हुआ ये ब्लैक गोल्ड कंपोस्ट जो बनेगा, कंपोस्टिंग के भी कई तरीके हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे जब आप इस तरह की पत्तों की लेयर देते हैं, मिट्टी की लेयर देते हैं, एंड थोड़ी सी एयर उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये इस तरह के स्टेप्स अगर आपको पूछने हैं तो अस्मिता भी इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, मैं हूँ, ऐसे कई साइट्स हैं, गूगल पे बहुत से चैनल्स हैं जो आपको बेसिक कंपोस्टिंग के बारे में बता सकते हैं। तो इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क जो आपको सोचना पड़े कि अरे मैं कैसे करूं, मुश्किल नहीं है। जैसे अस्मिता ने अभी दिखाया कि एक छोटा सा डंप जो कंटेनर है, उसे भी उन्होंने कितनी सुंदरता से अपनी बेटी के साथ डेकोरेट कर दिया कि उसको देखकर लगता नहीं है कि वो कंपोस्टिंग करने का डंप करने की चीज है। तो ऐसा नहीं है, शी सेड इट वेरी वाइजली, आपका करने का मन है ना, तो तरीका आप ढूंढ ही लेंगे। तरीका ढूंढने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको घर में सिर्फ चारों तरफ देखना है, आपको तरीका, सोल्यूशन, कंपोस्टिंग की हर चीज रिलेटेड जो है वो मिल जाएगी। एंड एज शी सेड, मैं शुरू से अस्मिता के लिए रियली थैंकफुल हूँ अस्मिता कि तुमने ये चीज बहुत अच्छी कही है कि लोग जो ये कहते हैं ना हमारा तो छोटा सा घर है, आई थिंक ये ना सिर्फ एक बहाना है। कितनी ही छोटी जगह हो, कितना ही छोटे लिमिटेड आपके रिसोर्सेस हो, ये जो नेचर से जुड़ी चीजें है ना, गार्डनिंग करना है, चाहे 4 पौधे लगाना, आपने तो इतनी बालकनी में, मैं आई एम श्योर 80 कुछ आप बता रही थी, तो काफी सारे पेड़ आपने लगा लिए। तो अब मैं अब जैसे पीछे भी देख पा रही हूँ, अस्मिता ने नीचे पेड़ नहीं आ सकते, शी हैज पुट अप द लेयर्स, वो लाइब्रेरी का जो रैक होता है उसने,
सो फाइंडिंग वेज इन इज योर हैंड, आपको सिर्फ तरीका ढूंढना है कि हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ूंगी स्मिता। तो आपसे अभी तक जो बात की उसमें सबसे जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। आपकी मम्मी को भी मैं प्रणाम करना चाहूंगी एंड आपकी टीचर को भी, जिन्होंने आपको इतना अच्छा नाम दिया। पहली बात कि जैसे आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि जब भी आपको, जैसे ना आप बचपन से अपना जर्नी मुझे बता रही थी, आपने उस दिन भी मुझे बताई। मम्मी ने जो आपको चीजें सिखाई छोटे छोटे लेवल पर ही सही, कंपोस्टिंग, शायद बचपन में ना हमें पता नहीं होता है कि हम ये जो कर रहे हैं ये कंपोस्टिंग है। हमें ये पता नहीं होता है कि अच्छा हम ये चीजें सेव कर रहे हैं। और आपने जैसे उस समय कहा, मुझे वो लाइन भी बहुत अच्छी लगी कि खाना वेस्ट करना तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। सेम फॉर मी, रोटी भी बच जाएगी तो विल मेक समथिंग, रीयूज करेंगे उसका कुछ, मराठी में हम जो भी चीज बनाना चाहते हैं। चावल बच जाएंगे, हम उसको तड़का लगा देंगे। सो वी आर ऑलवेज फाइंडिंग वेज कि चीज को हमें फेंकना ना पड़े, हम उसको यूटिलाइज कर सके, उसको रीपर्पस कर सके, हम उसको एक नई चीज की तरह प्रस्तुत कर सके। सो आई एम रियली थैंकफुल कि जैसे आपने कहा ना कि हम जिस तरह से बड़े होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि बहुत पैसा या बहुत बड़ा ये सब कुछ होना जरूरी है। नहीं, आपकी वैल्यूज, आपको क्या सिखाया गया है, ये ज्यादा मैटर करता है। आई एम रियली थैंकफुल टू योर मदर कि इस तरह से उन्होंने आपको अपब्रिंग किया, यू हैव सच ब्यूटीफुल थॉट्स इन योरसेल्फ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे जो आपकी एक और चीज जो बहुत पसंद है, जिस पर हमने बात की थी, कि आपने मुझे बोला कि जब हम मुंबई शिफ्ट हुई तो यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ मिनिमलिज्म इन अ रियल सेंस। ऑल्दो हम बचपन से जैसे रहते आते हैं ना, हम रियलाइज नहीं करते कि ये मिनिमलिज्म है, क्योंकि ये अब एक वर्ड बन के आ गया है, एक नई जीवन शैली के रूप में हमारे सामने आ गया है। दे से कि आजकल की टाइम में मिनिमलिज्म, जिसे हम कहते हैं अति सूक्ष्मवाद, यानी कि आसान से शब्दों में कहे तो कम से कम चीजों के साथ जीवन यापन। एंड अस्मिता, आप बहुत बड़ा और सुंदर एग्जाम्पल इसके सामने प्रस्तुत करती हैं कि आप अपनी अवेलेबल रिसोर्सेस में भी इतनी अच्छी तरह से ये आउटपुट दे पा रही हैं। आप गार्डनिंग कर ले रही हैं, आप एक बहुत प्यारी सी कोजी प्लेस आपके पास है, आप कंपोस्टिंग करती हैं। यही नहीं, आप बायो एंजाइम बनाती ही नहीं है, बनाकर दूसरों को भी दे रही हैं। हाँ, यहाँ पर मैं लौट कर आऊंगी कि जैसे मैं उस समय बता रही थी कि अस्मिता जब सोसाइटी में बाहर निकलती है और इधर उधर अगर कोक की या इस तरह की पानी की बची हुई बॉटल्स देखती हैं, तो वो उन्हें फेंकती नहीं है, वो उन्हें ले आती हैं, बायो एंजाइम बनाती हैं और उन्हीं में डालकर दे देती हैं। ये एक चॉइस है। शी हैज ऑप्टेड इट बिकॉज उन्हें उसमें खुशी मिलती है। एंड आप खुद ही देख चुकी हैं कि थोड़ी देर पहले अस्मिता जब ब्लैक गोल्ड के बारे में बता रही थी, तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनके चेहरे की जो वो हंसी और एक्सप्रेशन थे, दे टेल द पैशन इन हर कि वो कितना खुश है इस सब को करके। तो हम जब बात करते हैं अस्मिता मिनिमलिज्म की, जिसके साथ कुछ वर्ड्स आजकल जुड़ गए हैं कि माइंडफुलनेस या न्यूनतमवाद, यानी कि हम सिर्फ वही वस्तुएं खरीदें जिनकी हमें आवश्यकता है, चाहे फिर आपको वो जरूरत उसी समय उपभोग करनी है, या आपकी वो आदत है कि आप सतर्कता के साथ चीजों को, आदतों को, पैटर्न या व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बदलाव लाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि मिनिमलिस्ट होना या मिनिमलिज्म जब आपको समझ में आया, सो हाउ यू वेंट अबाउट इट एंड आप उसके लिए अपनी लाइफ में क्या कर। हाँ, एक्चुअली मिनिमलिज्म या सस्टेनेबल, अभी सो कॉल्ड हम लोग हैशटैग में बोलेंगे, बिल्कुल। ये बहुत ट्रेंड में आ चुका है। बट हम इसे हर कोई फैमिली मेंबर अपने बूढ़े बचपन में भी हम लोग ये सब इम्प्लीमेंट कर चुके हैं अपनी लाइफ में। राइट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि मेरा पूरा कॉलेज 11th से लेकर 10th से स्टार्ट करती हूँ मैं, 10th से लेकर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने कोई किताबें फर्स्ट हैंड नहीं खरीदी थी। वंडरफुल। एक तो किसी का यूज किया हुआ जो जो 10th पास आउट हुआ है उसी के बुक्स पर मैंने 10th पास किया है, विदाउट एनी क्लासेस, क्योंकि उनके भी कुछ नोट्स रहते थे। और 11th 12th से लेकर फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी हमारे कॉलेज में ही बहुत अच्छा सिस्टम था उस वक्त। मैं जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पढ़ी हूँ, नागपुर में। तो उनके यहाँ एक ऐसे ऑप्शन था कि 20% डिस्काउंट में हम एग्जाम के 2 महीने पहले बुक्स ले सकते हैं, और हम्म। फिर बाद में वो बुक्स जब रिटर्न करते हैं तो वो 20% डिस्काउंट में से कुछ पैसे हमको रिटर्न रिफंड मिलते थे। हम्म। तो वो बुक से ही मैंने पढ़ाई की, और लाइब्रेरी 24 आवर्स, यानी जब भी कॉलेज टाइम रहता था उस पीरियड में तो वो लाइब्रेरी खुली ही रहती थी। हम्म। तो ऐसे था कि ये भी एक मिनिमलिज्म का ही पार्ट है, जो आज के टाइम में मुझे पता चलता है कि ये इसको सस्टेनेबिलिटी या मिनिमलिज्म कहते हैं। जो हम मैं वो पहले ऑलमोस्ट
20-25 साल पहले से ही मैं वो इम्प्लीमेंट कर चुकी हूँ। तो सेकेंड हैंड मार्केट से भी मैंने जो बुक्स या नोट्स लिए हैं, मैंने वही बुक्स फिर सेकेंड हैंड मार्केट में सेल करके उसी अमाउंट में फिर मैंने दूसरे यानी आगे के जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए बुक्स खरीदे हैं। तो मैंने फर्स्ट हैंड बुक्स लिए ही नहीं। हाँ, हम्म। अगर सिलेबस चेंज होता है तो मेरे जो सीनियर्स है, जो जिनका सिलेबस चेंज होने के बाद उन्होंने नोट्स दिए, तो मैं उनसे कांटेक्ट करके उनसे कुछ नोट्स ले लेती थी। तो ऐसे था कि एक साइकिल बन जाता था हम्म। कि मेरे कुछ नोट्स है तो मैं किसी और को पास ऑन कर रही हूँ। और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। तो मैंने जैसे कहा था ना कि हम जब ये सब चीजों में हम अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति अपने नेचर के लिए क्या कहेंगे कि प्रकट करते हैं, तो उस वक्त हम्म। यूनिवर्स भी हमको एक ब्लेस कर लेता है कि हाँ चलो तुम्हारे सराउंडिंग में हम वैसे ही लोग भेज देते हैं। तो बिल्कुल। यस, मिनिमलिज्म में जैसे मैं एक दिखाना चाहूंगी कि ये बिल्कुल। छोटा सा है। ये मैं जब होने की थी, पैदा होने की थी, तब से है। वाओ। तो वंडरफुल। तो जब मेरे पापा और मम्मी थे तो ये ऐसे 6-7 छोटे छोटे ग्लासेस थे जो आज भी मेरे साथ है। तो मैं कभी भी कहीं बाहर जाती हूँ तो ये हमेशा मेरे साथ रहता है। और ग्रेट। हाँ, अभी सस्टेनेबिलिटी का ट्रेंड जो चल रहा है, तो मेरे पास एक कोलैप्सिबल ग्लास भी है जो ओके। मैं ऐसे ये वाला मैं इसमें हमेशा पानी या चाय वगैरह के लिए इसको यूज करती हूँ। तो राइट। बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे जरूरी नहीं है कि हमको ट्रेंड में या बहुत ज्यादा महंगी चीजें, हमारे यहाँ घर में भी छोटे छोटे स्पून्स है, हम वो लेके जा सकते हैं। बहुत बिल्कुल। सालों से मेरे पास एक टिफिन है जो हम्म। मैं बाहर जाते वक्त यूज करती हूँ। तो मिनिमलिज्म आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैं बहुत बार नीचे हमारे यहाँ डिमाइसेस में ही जब वॉक करने के लिए जाती हूँ तो वहाँ बहुत सारी बॉटल, जैसे हम्म। आजकल एक लोगों का बन गया है कि हाउसकीपिंग वाले तो है, या फिर राइट। बाहर जो कचरा साफ करते हैं वो लोग तो है, हम क्यों साफ करें। तो मेरा ऐसे कहना है कि आप थोड़े से एफर्ट्स ले लोगे तो कुछ उसमें आपका चला नहीं जाएगा। हम्म। वो आप ये सोचो कि आप भी बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आज ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो क्लीनलीनेस करते हैं, तभी हमको एक अच्छा सराउंडिंग, अच्छी एयर, अच्छा साफ सुथरा शहर नजर आता है। तो बिल्कुल। अगर बिल्कुल। हमारा भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है तो आगे जाके हमको खुद को भी प्राउड फील होता है कि चलो हमने कुछ कंट्रीब्यूशन खुद से भी दिया। तो मैं जब वॉक करने जाती हूँ तो ये हम प्लास्टिक की बॉटल्स जो हम्म। पड़ी रहती, वो उठा के, अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा ऐसी बॉटल्स जमा हो गई है, ओके। इसका ओके। कवर रिसाइकलिंग सेंटर में भेज देती हूँ। जो मैंने अभी ऑलमोस्ट मेरे यहाँ 2-3 किलो से ऊपर ऐसे स्टिकर प्लास्टिक हम्म। वेस्ट ऐसे जमा करके प्रॉपर क्लीन करके रख दिया है मैंने। जो ओके। मैं अभी कुछ दिनों बाद जब वो प्रॉपर वो पूरा थैला भर जाएगा तो मैं अच्छा। रिसाइकलिंग के लिए भेज दूंगी। तो ये जो वंडरफुल। बॉटल्स है, इसमें फिर मैं बायो एंजाइम भर के, किसी को गिफ्ट देना है तो गिफ्ट देती हूँ, या किसी को मुझसे परचेज करना है तो मैं वो भी करती हूँ। तो ऐसे होता है कि आप वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, इस बॉटल को रीयूज भी कर रहे हो, हम्म। ये ट्रैश लैंडफिल में भी नहीं जा रहा है। और जिनको भी मैं देती हूँ उनको बोलती हूँ कि अगर खत्म हो जाए ना तो ये बॉटल संभाल के रखना, मैं इसी में फिर से आपको एक बायो एंजाइम भर के दूंगी, क्या तो उसको बात है। फेंकना मत। गुड। तो आप पास ऑन कर सकते हो एक मैसेज हम्म। कि आप इन चीजों को लैंडफिल में ना जाने दें। राइट। ये आप वोकल थ्रू या ऑनलाइन, जैसे अभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप बस एक मैसेज पास ऑन भी कर लेते हो तो 100 में से अगर 10 लोग भी इम्प्लीमेंट करने लग जाए ना, तो किसी को ऐसे चिल्ला चिल्ला के बताना नहीं पड़ेगा साफ सफाई रखो, नेचर के लिए कुछ करो, ये बिल्कुल। नेचुरली अलाइन हो जाएगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मिनिमलिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एक बहुत क्लीन और ग्रीन प्लैनेट देखना है, और अपने फ्यूचर में अपने बच्चों को और ग्रैंड पेरेंट्स लेकर ग्रैंड चिल्ड्रंस तक एक अच्छी लाइफ अगर किसी को देनी है, तो आप पहले हम्म। नेचर को और एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए। ज्यादा बिल्कुल। से बिल्कुल। ज्यादा प्लांट्स लगाए, ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े ट्रीज, जैसे मैं अभी हर साल छोटी छोटी गुठलियां, हम्म। मैंगोज की, जामुन की, लेमन्स की, या बहुत सारी है, वो हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। और बारिश जैसे जून महीना आने लगता है तो पहले पूछ लेती हूँ कि ये जमीन पर कुछ कंस्ट्रक्शन होने वाला है या रास्ता बनने वाला है, तो वो नहीं, पर ऐसे जिसमें आगे जाके डेवलपमेंट भी होगा तो वो जमीन को कोई छेड़ेगा नहीं, तो ऐसे जमीन पर वो सीड्स डाल के रख देती हूँ।
और ना कुछ सालों बाद मुझे खुद को रियलाइज होता है कि हाँ, मैंने तो इतना सा सीड डाला था, इतना बड़ा प्लांट बढ़ गया है। तो वो एक बहुत अच्छी खुशी होता है। तो ये भी एक मिनिमलिज्म का ही पार्ट है कि आपने फल लाए, उसको खाया, उसके बीजों को कहीं भी एक सो कर दिया, और हम्म। आपको आगे जाके इतनी जो अभी दिख रही है, धूप बढ़ ही रही है, गर्मी हो ही रही है, तो उसमें एक बिल्कुल छाया जो मिलती है, तो वो भी एक मिनिमलिज्म का ही पार्ट है, जिससे आपको एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन और खुशी भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सच कहा अस्मिता। अस्मिता तुम सच में मतलब ना मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, पर आपकी टीचर ने जब आपको अर्थ एंजल कहा होगा ना, तो आई एम श्योर जब उन्होंने तुम्हारी जर्नी को देखा होगा, बहुत ही सही टाइटल उन्होंने तुम्हें दिया, बिकॉज तुम कंपोस्टिंग दिल लगा के कर रही हो, गार्डनिंग तुम्हारा पैशन है, मिनिमलिज्म को तुम सिर्फ अभी फॉलो नहीं कर रही हो, आई थिंक ये तुम्हारे साथ बचपन से चली आ रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज कई बार पता है क्या होता है, मेरे पास अपनी हम लोगों में लाइक यू आर वेल अवेयर, उष्टावन में एक स्टील की प्लेट मुझे मेरी एक कजन ने दी थी। उष्टावन मीन्स बच्चे का पहला खाना, वो प्लेट मेरे पास आज तक है। सो ये चीजें ना करेक्ट। हमें कभी कभी लगता है कि हम सिर्फ फैशन ट्रेंड के मारे कि कुछ नया मार्केट में आ गया है तो वो खरीदना है, उस होड़ में लग जाते हैं, जो कि गलत है। स्टील की ये ग्लास प्लेट चम्मच बरसों सालों तक आपके साथ चल सकते हैं, एंड आपको डिस्पोजेबल चीजें यूज ना करनी पड़े, इसके लिए आज इन सब चीजों का यूज करना बहुत बहुत जरूरी है। एंड जैसे अस्मिता ने कहा, आप देखो एक वो छोटा सा ग्लास है, वो उसके बचपन से लेकर उसकी बिटिया के बचपन तक चल रहा है, तो आप खुद सोचिए कि हम एक ऐसे ग्लास को अपने साथ अगर लेकर चल रहे हैं, तो हम कितना डीकम्पोजेबल जो डिस्पोजेबल वाला वेस्ट है उसे कम कर रहे हैं। बिकॉज अगर मैं अपने साथ 2 ग्लास लेकर चल रही हूँ, फिर मुझे चाय पीना है, पानी पीना है, जूस पीना है, कॉफी लेना है, वो ग्लास मेरे साथ है, मुझे पीकर उसे कहीं फेंकना नहीं। एंड वेल सेड स्मिता, ये सच में लोगों का कहना है कि हाउसकीपिंग तो है, सफाई करने वाले तो आएंगे, बट माय पॉइंट इज कि सिर्फ सफाई करने वाले आएंगे इसलिए गंदगी क्यों करनी है? जो गंदगी हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिसे हम कम कर सकते हैं अपने लेवल पे, वो क्यों ना करें? एंड एक ना मिनिमलिज्म को लेकर ये भले वही हैशटैग या ट्रेंड हो गया है, बट अगर हम इंडियन ट्रेडिशनल लिविंग को देखें या इंडियन बेसिक लाइफ जो हमारी नानी दादी के टाइम पर चली आती थी उसको ऑब्जर्व करें, तो उनको मिनिमलिज्म पता नहीं था, पर ये सारी चीजें ना ऑलरेडी उनके लाइफ का पार्ट थी। कि जैसे मुझे अभी भी याद है, मेरी मम्मी ना घर में वो 2 कचरे के डब्बे रखती थी, एक किचन के स्लैब पे होता था जिसमें चाय की पत्ती और गीला कचरा था, मुझे गीला कचरा नहीं पता था। सो मैं एट टाइम्स उनको बोलती भी थी, मैंने कहा क्या तुम 2 कचरे के डिब्बे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आज से 30-40 साल पहले की बात कर रही हूँ। ये अब मुझे समझ में आ रहा है कि उनको गीला सूखा करके उनको कोई सेग्रीगेशन वैसे नहीं पता था, पर उनको ये समझ थी कि गीला कचरा अगर अलग रखा जाएगा तो वो खाद बनने के काम आएगा, एंड सूखा कचरा जिसमें कि पेपर प्लास्टिक डब्बे हैं वो कंपोस्टिंग के काम नहीं आएगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी जो हमने अपने बचपन से देखी है। तो मुझे समझ नहीं आता कि अब ये इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है लोगों के लिए कि सेग्रीगेशन करना है, ओहो गीला सूखा अलग करना है, why it becomes so much difficult, सच में समझ में नहीं आता। एंड आई से अस्मिता कि आप ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने आसपास वालों के लिए भी, ऑफ कोर्स अपनी बच्ची के लिए भी, कि आपने जैसे कहा कि आप बाहर निकलती हैं, आप उस बॉटल में बायो एंजाइम बना के आप गिफ्ट भी कर दे रही हैं। एंड हाँ, इससे मैं बताना चाहूंगी गाइस, अगर आप मुंबई में डोंबिवली के आसपास कहीं भी हैं, अस्मिता का इंस्टाग्राम हैंडल है अर्थ एंजल अंडरस्कोर अस्मिता, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शी मेक्स बायो एंजाइम। एंड आप उनसे पूछ भी सकते हैं इट इज अवेलेबल फॉर सेल, या जैसे भी हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के बायो एंजाइम देने वाले बहुत से लोग अवेलेबल हैं, सो ट्राई कीजिए कि आप हार्श केमिकल्स को यूज ना करके इस बायो एंजाइम को यूज करें, जो कि घर में बहुत ही आसान तरीकों से बन जाता है। आई एम श्योर अस्मिता, मतलब यू हैव बीन थ्रू अ जर्नी। एंड अस्मिता के इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, उनके बायो एंजाइम में भी बड़े फ्रेग्रेंसेस है, पपाया, हल्दी, लेमन, 2-3 तो मैंने देखे। सो अस्मिता, हाउ डू यू, मतलब मजा आता है करने में, कैसे कैसे करते हो इतने सारे टाइप के एंजाइम्स को बनाना? हाँ, बहुत मजा आता है एक्चुअली। जब मैंने फर्स्ट टाइम बायोएंजाइम बनाया था, तो मुझे ये आइडिया नहीं थी कि वो बनाने के बाद उसमें गैस जनरेट होता है, तो मैंने मस्त ओके। छोटे बॉटल में बंद करके रख दिया। और दो 2-3 घंटे बाद जब, और उस वक्त ना समर चल रहे थे, तो वो फर्मेंटेशन बहुत फास्ट होता है, तो ऐसे बम एकदम बर्स्ट हो गया। तो मुझे लगा बाप रे, घर में क्या एक्सप्लोड हो गया है। और मैंने देखा वो बॉटल का ढक्कन पूरा उड़ के नीचे कहीं गिरा है, और बायो में पूरा स्प्रेड हो चुका है। तब मुझे रियलाइज हुआ। तो मैं जो लोग भी बायो एंजाइम बनाते थे, जैसे वासुकी सर, हाँ, ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन सॉइल है एंड मेरे हेल्थ। लिए। और
फिर धीरे धीरे रील्स देखने के बाद सोनिका भसीन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं कनेक्ट होते गई। फिर मैंने उनको पूछा, फिर देखा प्रोसेस में कि हाँ, बायोएंजाइम बनाने के बाद उसका गैस रिलीज करना भी जरूरी है। जरूरी है। और इतना बड़ा मुंह वाला आप रखते हो, जैसे मैंने अभी, ये पुरानी बॉटल है, बहुत पुरानी है, बट ये बॉटल्स एक्चुअली एडिबल इसके लिए नहीं है। तो हम्म। जब पानी दिन कुछ देर तक इसमें रहता था ना, तो इसमें प्लास्टिक का स्मेल आता था, तो मुझे स्मेल आता रियलाइज था, हुआ कि ये अच्छा। सही नहीं है, तो मैंने ये कहीं तो ऊपर रख दिया था। तो ठीक है। मुझे जब पता चला कि इतने छोटे मुंह वाले इसमें जब आप एंजाइम बनाते हो, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसका पिल बाहर निकालना जब राइट। हार्वेस्ट होता है। हम्म। बट ये बड़े मुंह या इससे भी बड़े मुंह वाला जो पॉट रहता है, कंटेनर रहता है, उसमें बायोएंजाइम इजीली बन जाता है, और इसमें गैस रिलीज भी बहुत इजी इजीली हो होता है। जाता है। राइट मैंने राइट। ये भी सारी बॉटल्स को जो मैंने कहीं तो रखी थी ऊपर, वो मैंने फिर इसको यूटिलाइज कर लिया। जैसे इसमें मैंने अभी रोज बायोएंजाइम रखा है, तो जब उसमें गैस जनरेट होता है और जब हम ऐसे उसको गैस रिलीज करते हैं, जो फिज वाला एक ऐसे साउंड आने लगता है ना, तो बड़ा मजा आता है। मेरी बेटी उसमें बहुत एंजॉय करती है कि उसमें पूरा ऐसे फिज निकलता है, और वो उसको लगता है कि कुछ मजा हो रहा है। तो ओके। बहुत अच्छी जर्नी है। और लेमन, स्पेशली सिट्रस के जितने भी है, लेमन है, मौसम्बी है, पाइनएप्पल है, इनका स्मेल बहुत एरोमेटिक होता है, वो मुझे वाह। बहुत पसंद है। और रोजेस में भी, जैसे बहुत लोग रोज का बनाते हैं, पर मैंने हम्म दो टाइप के रोज का बनाया, एक इंग्लिश रोज और हम्म। एक ऐसे मराठी में हम गावठी गुलाब कहते हैं, हाँ जो हाँ। ऐसे गावरानी गुलाब रहता है। तो दोनों के एरोमा का अलग ही लेवल रहता है, यानी ऐसे नहीं है कि दोनों अलग अलग है, उनके बेनिफिट्स एकदम सेम है, पर स्मेल दोनों की ना, जैसे हम परफ्यूम में भी रोजेस के अलग अलग रहते हैं, वैसे वेराइटीज में आपको रोजेस का भी बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि जो गावठी गुलाब वाला एरोमा है, वो बहुत अच्छा एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है। और जो इंग्लिश वाला जो रहता है रोज, तो उसमें भी स्मेल आता है, पर वो इतना अग्रेसिव या स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो नेचुरली आपको एक मिस्ट, जो आजकल हम्म। मार्केट में बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, तो आपको ये वेस्ट से भी मिल जाता है। तो मेरे यहाँ जो निर्माल्य होता है भगवान का, तो उसमें मैरीगोल्ड, मेरे यहाँ मैरीगोल्ड का भी बायोएंजाइम है, जैसे गेंदे के फूलों का। और बाकी जो फूलों का नहीं हो सकता है, उसको मैं कंपोस्ट में डाल देती हूँ। तो रोजेस है, जैसे आपके यहाँ अगर आप पूजा कर रहे हो, तो रोजेस के पेटल से भले ही वो सूख गया, पर उसके भी आप प्रॉपर बायोएंजाइम बना सकते हो, बना जैसे सकते रेड हैं। रोज है, पिंक रोज है। तो ये रोजेस का बायोएंजाइम तो आपको यूज में आता है स्किन के किसी भी प्रॉब्लम के लिए। फंगल इन्फेक्शन हो, सोराइसिस हो, कट्स हो, बाउंस हो, आपका कुछ जल गया है, या फिर नॉर्मल सन बर्न हो, अभी की जो हम्म। एकदम एक्सट्रीम हीट है, हीट हो तो रही है। प्रिकली हीट जो हमारे पूरा बॉडी में आ जाते हैं, उसके लिए भी वो काम में आता है। और बाकी सारे भी जो फ्रूट पील्स के बनते हैं, उसमें भी। और उसमें मेरा सबसे फेवरेट रोज बायोएंजाइम, और दूसरा सिट्रस यानी ओके। लेमन का, मौसमी, क्योंकि उसका स्मेल इतना सही रहता है कि आप ऐसे बस थोड़ा सा उसको खोल दो, तो पूरे रूम में वो क्या सिट्रसी बात है। स्मेल आने लगता है। तो बहुत वंडरफुल। अच्छी जर्नी है वो बायोएंजाइम की भी। वंडरफुल वंडरफुल अस्मिता। एंड लिसनर्स, मैं आप सबको फिर से बताना चाहूंगी, आपको बायो एंजाइम्स को वो इतना बोरिंग ना समझी, इसमें भी बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल है। जैसे कि अस्मिता ने बताया, आप किसी भी चीज से इसे बना सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स हैं, पाइनएप्पल है, लाइम है, रोज में भी वैरायटीज है। सो इट कैन बी मेड विद एनीथिंग, देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस टू बी फॉलोड। आई एम श्योर आप भी जैगरी यूज करते हो अस्मिता, द गुड़ डाल के। हाँ जी, हाँ हाँ, राइट। जैगरी तो देयर इज अ है। सर्टेन प्रोसीजर जो हमें फॉलो करनी होती है इसको बनाने के लिए। एंड जैसे कि अस्मिता ने कहा कि यू हैव टू बी केयरफुल विद द रिलीजिंग ऑफ इट्स गैस, उसको हिलाते रहना। सिमिलर विद जैसे कंपोस्टिंग के लिए भी, जैसे अस्मिता ने बताया कि कुछ चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसमें होल्स होने चाहिए ताकि एयर भी थोड़ी सी इनकॉर्पोरेट हो सके। अगर उसको लिक्विड रिसाव हो रहा है तो उसे कैसे ध्यान रख सके। सो आई मस्ट से थैंक यू अस्मिता कि कंपोस्टिंग के लेकर, मिनिमलिज्म को लेकर आपने बहुत ही अच्छी चीजें शेयर की। एंड हाँ, मिनिमलिज्म को लेकर ऑफ कोर्स मैं फिर से अपने लिसनर्स को जरूर ये चीज बताना चाहूंगी कि न सिर्फ आपके लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी ना मिनिमलिस्ट होना बहुत ही फायदे की चीज है। बिकॉज जब आप पर्यावरण से कुछ भी अतिरिक्त नहीं लेते हैं, विच इज मिनिमलिज्म, तब आप एक बहुत बड़ी चीज करते हैं, वो है अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम छोड़ते हैं। क्योंकि आप प्लास्टिक वेस्ट भी कम पैदा कर रहे हैं, और जो ये लैंडफिल्स भरते जा रहे हैं, कभी ना खत्म होने वाला कबाड़ बढ़ता जा रहा है,
इसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। तो आप खुद सोचिए कि ये चीज आपको कितनी ज्यादा आत्मसंतुष्टि देगी। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अस्मिता ने जब अपनी जर्नी शेयर की, तो शी वाज आल्सो वेरी happy with the journey which she had by doing the composting, by making the bioenzymes, by doing those things which leads to sustainability and minimalism. So एक बात हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मिनिमलिस्ट होने की प्रक्रिया में आप तनाव रहित भी होने लगते हैं। एंड तनाव रहित की बात हमने जब की, तो मैं अस्मिता की गार्डनिंग जर्नी को भी इसी में शेयर करना चाहूंगी। बिकॉज आपकी लाइफ जब आपके हाथ में होती है, आपको पता है कि मुझे कम खरीदना है, तो मैं कम वेस्ट करूंगी, मैं कम उसको बाहर निकालूंगी कचरे के डब्बे में डालने के लिए, जो मेरे पास बचा हुआ है उसको मैं कंपोस्ट कर दूंगी। ये सारी चीजें ना आपके जीवन को एक स्पष्टता देती है, आपको एक जीवन शैली देती है जिसमें राइट टू चूज। सिर्फ ये नहीं कि ओके चीज अच्छी लगी इसलिए ले लो, अगर वो चीज अभी भी सेम पर्पस सॉल्व कर रही है तो उसे आपके साथ रहने में कोई हर्ज नहीं है। बाजार तो हमेशा ही भरे रहेंगे, लेकिन आपको जरूरतों के हिसाब से ध्यान देना है कि हमें कितने खर्च करने हैं, क्या सच में मुझे किसी चीज की जरूरत है या नहीं। क्योंकि फिजूल खर्ची करने से आपके दिमाग को आप सिर्फ तनाव देंगे, बिकॉज यू विल कीप ऑन बाइंग द थिंग्स रादर देन खुद में झांकें, पाए कि ऐसा क्या किया जा सके कि हम उस प्रक्रिया को बाधक ना बनाए। एंड इसमें मतलब मैं सच में कहूंगी अस्मिता, आपकी जर्नी की हर चीज बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। जैसे आपने हमने मिनिमलिज्म की अभी बात की कि हाउ इट इज फायदेमंद, कंपोस्टिंग को लेकर भी, कंपोस्टिंग बहुत सिंपल है, बहुत इजी है करने के लिए। तो मैं लिसनर से फिर से कहूंगी, आपको कोई भी क्वेरी है आप अस्मिता से पूछ सकती हैं, मुझे पूछ सकती हैं। देयर आर लॉट ऑफ चैनल, दैट इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल। बिकॉज कंपोस्टिंग करने से एक तो हम लैंडफिल में जाने वाले फूड वेस्ट को रोक सकते हैं, हम अपनी प्रिपरेशन ऑफ मील्स को ज्यादा प्रॉपरली अच्छे से प्लान कर सकते हैं, हम उसकी कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं, हम कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं जिसे हम कंपोस्ट कह रहे हैं, जिसे हम खाद कह रहे हैं, जो कि दूसरे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। सर्टनली आपके गार्डन को तो बेनिफिट होगा ही होगा, बट इन द लॉन्ग रन प्लैनेट को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एंड इस सबसे ना मुझे थॉमस मूर का एक कोटेशन याद आता है विच सेज कि द गार्डन reconciles human art and wild nature, hard work and deep pleasure, spiritual practice and the material world, and it is a magical place because it is not divided. Why I'm saying right now this thing is because अस्मिता, आपके गार्डन में आई एम श्योर आप ही की कंपोस्ट, आप ही का जो बनाया हुआ खाद है वो आप यूज कर रही हैं। उसके अलावा आप अपने घर में जो क्लीनिंग वगैरह कर रही हैं वो आप बायो एंजाइम से अपने बनाए हुए खुद की चीजों से कर रही हैं। सो यू आर ट्रूली अ गुड एग्जाम्पल ऑफ composting, minimalist living, साथ ही साथ मेकिंग दिस बायो एंजाइम विद इन द होम एंड हैविंग अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड कोजी प्लेस कि हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मतलब आई एम श्योर मैं कभी मुंबई या डोंबिवली आती हूँ, तुम्हारे इस कॉर्नर में बैठकर एक किताब पढ़ना जरूर चाहूंगी ओवर अ कप ऑफ टी। बिकॉज तुम्हारी सारी रील्स में मुझे यहाँ पर जो वो चिड़िया आती है ना जिसे तुम रिकॉर्ड करके डालती हो, वो सुनकर ही बहुत प्यारा लगता है। बिकॉज एट टाइम्स शहरों में लोगों की कंप्लेन यही होती है कि हमें तो चिड़िया की आवाज सुनाई नहीं देती है, तो ऐसा नहीं है। आई थिंक उनको भी हम छोटा सा घर प्रोवाइड करें या छोटी सी जगह प्रोवाइड करें, सो दे कैन ऑल्सो लैंड अप हैविंग इट अ गुड प्लेस। सो अस्मिता, जाने से पहले कुछ टिप्स हमारे लिसनर्स के लिए कि आप जो ये लाइफ फॉलो कर रही हैं उसको अगर कोई और भी फॉलो करना चाहे तो क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें हम हैं जो कर सकते हैं जिससे हमारे घर में भी चिड़िया आ सके, हम भी छोटी छोटी चीजों को सस्टेनेबली लिव कर सके, प्लीज। करेक्ट। एक्चुअली सबसे पहले चिड़ियों से ही शुरुआत करूंगी। ये सेव स्पैरो कैंपेन ने बनाया हुआ बॉक्स है, बट ये जरूरी नहीं कि हम वही बनाए। जैसे हम्म। हमें देखिए ऑनलाइन भी बहुत सारी कार्डबोर्ड में फल आते हैं जिसमें भी ऐसे छेद रहते हैं, हम्म। तो हम उसमें उसे बस एक कॉर्नर में रख दे प्रॉपर बांध के, क्योंकि यहाँ भी ये चिड़ियों ने बनाया हुआ है। और राइट। अभी भी एक कॉर्नर में चिड़िया और उनके दो बेबीज अभी भी है। वहां अगर मैं अच्छा। रहती तो हम बात ही नहीं कर पाते, वो इतना दिन भर उनका चिव 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 चालू रहता है। ओके। तो ये जो है, आप ऐसे नहीं कि ये रख दिया तो बस चिड़िया आके मीन्स आपके घर में बस सेटल हो जाएगी। वो 8 से 9 महीने लेती है। मेरा पेशेंस एक्चुअली खत्म होने को आया था जब मैंने बर्ड हाउस बर्ड फीडर सब रखा था। तो हम्म। रोज आती थी, रोज देखती थी, रोज चली जाती थी। तो मुझे ऐसे लगता था ये आएगी भी या नहीं। पर हम्म। 8 महीने बाद, यानी मैं कहूंगी कि टचवुड, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आज कम से कम 8 से 9 बार मैं दादी नानी जो भी कुछ है बन चुकी हूँ। उनके बहुत दैट्स सारे क्यूट। छोटे छोटे बेबी
और बहुत सारे कपल, मुझे ऐसे लगता था चिड़ियों को पहचानेंगे कैसे, पर जब हम्म आप ऑब्जर्व करते रहते हो तब आपको रियलाइज होता है कि वो एक ही कपल नहीं है, ऐसे हम्म बहुत सारी चिड़िया आती है, वो अपने बेबीज रखती है, उनके बेबीज उड़ जाते हैं, फिर दूसरा कोई कपल आता है, तो हम ओके हमें वो यानी हम उनमें भी एक फर्क देख सकते हैं कि ये वही चिड़िया नहीं है, ये दूसरे भी है। तो अभी मेरे यहाँ टोटल 6 बर्ड हाउस है, तो उसमें से 3 बर्ड हाउस में अ, एक तो फिक्स है, जिनमें जो अभी 2 छोटे बेबीज है जो रोज वो बर्ड हाउस से बाहर निकल के देखते रहते हैं कि उनकी मम्मी डैडी कब आ रहे हैं, ओके तो वो है। और दूसरे इसमें रोज चिड़िया एक देखकर जा रही है, तो शायद वो भी जल्दी से भर जाए। पर चिड़िया आते जाती रहती है, वो टाइम लेती है, हम्म उनको बस एक कंफर्ट चाहिए होता है, उनको बस ये देखती रहती है वो कि अगर हम यहाँ रहने आ गए तो ये लोग हमें मारेंगे तो नहीं, या फिर इनकी वजह से हमें कुछ तकलीफ तो नहीं होगी। और जब वो एक सेफ, एक कंफर्ट फील कर लेते हैं तो वो आते हैं। जैसे भी वो बर्ड हाउस है, हमारे यहाँ रॉड्स है वहां कपड़े सुखाने के लिए, हम्म। उसी पर बर्ड हाउस ये किया है। तो जब मैं कपड़े सुखाती हूँ वो उड़ नहीं जाती है, अभी वो एकदम यूज टू हो गई, उनको पता है ये कपड़े सुखाएगी और चले जाएगी। चल जाएगी। तो वो एक कंफर्ट है, और इससे हम बायोडायवर्सिटी को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि चिड़िया बीच में एकदम खत्म होते जा रही थी, हम्म। दिख ही नहीं रही थी। आज राइट। मेरे घर में, मेरे फ्लैट के पूरे चारों ओर चिड़ियों का घर है। एक हमारे यहाँ एसी नहीं है, हमने एसी नहीं लगाया क्योंकि हमें ऐसे था कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, तो जब बहुत ज्यादा ऐसे लगेगा कि जरूरत है तब देखेंगे। और जैसे वाटर फिल्टर भी नहीं है, हम लोग स्टील का जो पुराना वाला रहता था जिसमें सिलेंडर्स कनेक्टेड यस रहते थे, यस यस। ऐसे वाला है। और मैं और भी एक बताना चाहूंगी कि जिनके यहाँ धूप आती है, तो आप अगर आपके यहाँ वाटर फिल्टर नहीं है तो आप जो गुंड जिसमें बकेट, स्टील का बकेट या स्टील का कोई भी हम्म। कंटेनर है, वो आपके गैलरी में ढक के रख दीजिए। उस पे धूप आएगा, राइट। नेचुरली वो जैसे हम लोग बॉईल करते हैं गैस पे, वो नेचुरली पानी सोलर एनर्जी, सूर्य के प्रकाश से वो गर्म होगा। और फिर आप उसको फिटकरी घुमा दीजिए, पूरा लेयर नीचे आ जाएगा, आपका गैस भी वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल। आपका पानी भी गर्म होगा और वो नेचुरली गर्म होगा। और फिटकरी घुमाने के बाद वो पूरा गंदा जो लेयर है नीचे बैठ जाएगा, उसको बस एक बार फिल्टर कर लीजिए और वो पानी पीजिए, तो आप देखेंगे कि एक अच्छा चेंज भी आपको दिखेगा आपकी खुद की बॉडी में। बिल्कुल। आप जैसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल, जैसे गैस में एक आर्टिफिशियल हीट रहता है, पर जो सूरज की किरणों से पानी गर्म होता है, वो बहुत अच्छा एक हमारी बॉडी के लिए एक अच्छा क्या कहेंगे, बहुत अच्छा जीवन सत्व पैदा करता है। बिल्कुल। तो ये भी मिनिमलिज्म का पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कैरी योर ओन वाटर बॉटल, भले ही वो प्लास्टिक की हो या स्टील की हो। एटलीस्ट आप लैंडफिल में जो बाहर से आप प्लास्टिक बॉटल खरीदते हो और वो फेंकते हो, वो नहीं होगा। और आज तो हर जगह पे पानी भरने के लिए कोई टैंक, या बहुत सारे लोग तो घर के बाहर ऐसे मटका रख देते हैं, तो हाँ। आप कहीं भी जाओगे ना तो आपको वाटर के लिए अवेलेबिलिटी मिल जाती है, या आप अपना रिफिल कर सकते हैं वाटर बॉटल। तो आप मोस्ट ऑफ अपना खुद का वाटर बॉटल लेके जाइए, तो उससे लैंडफिल में कचरा जरा कम होगा। हाँ, कहीं कहीं ऐसे होता है, जैसे एक बार हम कहीं ट्रैवल करने गए थे, 7 से 8 घंटा हो गया था, एक तो ट्रेन रुकी नहीं कहाँ पे, और ट्रेन के अंदर भी कोई पानी वाला नहीं आया था। तो ऐसे इसमें आप वाटर बॉटल जब खरीदते हो तो आप वो फेंकिए मत, उसको प्रॉपर रिसाइकलिंग सेंटर में लेके जाइए। और बहुत सारे लोग सस्टेनेबिलिटी का काम करते हैं, तो वो बॉटल आप जब घर में लेकर आते हो तो उसमें आप कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो, जैसे मैं बायो एंजाइम स्टोर करके रखती हूँ, कुछ भी। पुराने वाटर बॉटल में भी आप उसका कुछ भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो। जैसे मेरा ये डब्बा था, तो ये इसका ढक्कन टूट गया था, तो मैंने क्या किया, ये प्लांट है, इसके नीचे जैसे फ्लैट सिस्टम में आप जब पानी राइट डालते हो तो राइट। नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो पानी मैंने इसको राइट। प्लांट नीचे रख दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आपके घर में, जैसे बहुत सारी रील्स में भी आपने देखा होगा कि लोग सस्टेनेबिलिटी के नाम पे अगर रील देख लिया तो एक इन्फ्लुएंस में आके घर का सारा प्लास्टिक उठा के फेंक देते हैं। तो वैसे मत करिए उसको। जैसे मेरे यहाँ बहुत सारे, ऑलमोस्ट अभी 15-20 साल या उससे भी ज्यादा, या मैं जब छोटी थी तब से मैं देख रही हूँ, बहुत सारे प्लास्टिक के छोटे छोटे डब्बे आते थे और मेरी मम्मी ने उसमें रंगोली भर के रखी थी। आज मेरे भी घर में, मैंने यहाँ मुंबई में वो छोटे छोटे डब्बों में रंगोली भर के रखी है, किसमें कपूर भर के रखा है, किसमें हल्दी कुमकुम भर के रखा है। तो मैंने कुछ नया नहीं खरीदा, ये बहुत बड़ा मिनिमलिज्म है। लैंडफिल में जाने से भी बचता है प्लास्टिक, और उसका रीयूज भी होता है।
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम घर में कर सकते हैं। जैसे आपने भी बोला था कि आप घर के चारों ओर देखिए, आपको रिसोर्सेस ऐसे ही दिख जाएंगे, बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला तो अपना वाटर बॉटल हर जगह लेके जाइए तो उससे थोड़ा लैंडफिल में कचरा कम होगा, प्लास्टिक वेस्ट कम होगा। और बस मीन्स और अपने घर में जैसे जिनके यहाँ बहुत अच्छी धूप आती है, भले ही थोड़ी सी जगह हो, पर ऐसे प्लांट्स लगाए जो आपके घर में छोटी छोटी बटरफ्लाई, छोटे छोटे हनी बीज और चिड़िया आती है, जिससे बायोडायवर्सिटी को भी आप एक बढ़ावा देकर खुद के ही घर में एक नेचर क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल। हमारे घर में आज जब से ऑलमोस्ट 1-2 साल आराम से हो गए हैं, अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 4:45, 4:30, 4:45 बजे और चिड़ियों का इतना आवाज आता है कि नेचुरली आप उठ ही जाते हो, आप सो ही नहीं सकते। राइट। तो एक रूटीन भी सेट हो जाता है आपका। तो बहुत अच्छा एक साइकिल आपके घर में आप, नेचर साइकिल कहते हैं ना, कि आए हैं, आते वक्त भी कुछ लेकर नहीं आए थे और जाते वक्त भी कुछ लेकर नहीं जाएंगे। तो जब लेकर नहीं जाएंगे तो कुछ अगर नेचर के लिए देना है, हमारे आगे के पीढ़ी के लिए, यानी जनरेशन के लिए अगर कुछ देना है, तो हम एक अच्छा नेचर, एक अच्छी ग्रीनरी, एक अच्छा क्लीन और ग्रीन प्लैनेट देखकर जाएंगे। तो ऐसे कहते हैं ना कि आप जाने के बाद भी आपका सोल कहीं से तो देखते रहता है आपको। बिल्कुल। तो जब हम कहीं कोई दूसरे वर्ल्ड में जब हम चले जाएंगे इस जग को छोड़ के, तो जब दूसरे किसी वर्ल्ड से हम नीचे अपने जनरेशन को देखेंगे, तो एक खुद को भी बहुत खुशी महसूस होगी कि जाते जाते हमने एक अच्छा काम किया। तो ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है, भले ही कोई अप्रिशिएट करे ना करे, पर आपका खुद का मन में जो एक अच्छा सेटिस्फेक्शन रहता है, आप हील हो जाते हो, नेचुरली हील हो जाते हो। लोग कितना अप्रिशिएट करेंगे नहीं करेंगे, ये तो बात की बात है। बहुत ऐसे भी होता है कि बहुत बार एक अच्छी रील बन गई है, बहुत अच्छा मैसेज है उसमें, और आपको सिर्फ 10-12 लाइक्स है। तो उस वक्त नेचुरल है कि किसी को भी एक फ्रस्ट्रेशन आता है कि हम इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं और किसी को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, लाइक करने के लिए टाइम नहीं है। बट इट्स ओके, एटलीस्ट आपने अपना काम कर दिया, छोड़ दो। वक्त के साथ जब एक लोगों को रियलाइजेशन होगा, आपका वही मैसेज सर्कुलेट होते जाएगा। एंड दैट इज व्हाट मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपका मैसेज 1000 लोगों में से अगर 10 लोगों ने भी इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपने तो पास ऑन कर दिया आपका मैसेज। भले ही वो उसमें कितने लाइक्स है, कितने कमेंट्स है, ये मैटर नहीं करता है, पर आपका काम लोगों तक पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, तो मैं यही कहूंगी कि अपना काम करते रहिए। एंड ऑफ द डे एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने कुछ अपने नेचर के लिए अपनी तरफ से किया। तो बस इतना ही। वेरी गुड अस्मिता, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड मैं फिर से वही कहना चाहूंगी कि मतलब आप अपने नाम पर बहुत ही ज्यादा सही उतरती हैं। एंड ओवरकमिंग दिस अर्थ डे, बहुत अच्छा लगा विथ योर टैग लाइन अर्दी एंजल अस्मिता सर के साथ बात करके, आपकी जर्नी को सुनकर। एंड आई एम श्योर कि कई लिसनर्स आज इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर एंड मोटिवेट होंगे कि एक छोटी सी जगह में भी, एक मिनिमम रिसोर्सेस में भी, हम एक प्यारी सी जगह नेचर को लौटाने के लिए कुछ चीजें बहुत ही आराम से कर सकते हैं। सो आपकी ये कंपोस्टिंग की जर्नी, आपकी मिनिमलिज्म की जर्नी, आपकी गार्डनिंग की जर्नी, ये सब सुनकर अस्मिता बहुत अच्छा लगा। एंड आपने जब बात की ना कि इस प्रोसेस में टाइम लगता है, सब धीरे धीरे, यहाँ पर भी मुझे मे साटन जी का एक कोट याद आता है, जिसमें वो कहते हैं कि जो कुछ भी हमें धीमा करता है और धैर्य रखने के लिए मजबूर करता है, जो कुछ भी हमें प्रकृति के धीमे चक्र में वापस लाता है, वह मदद है, हमारे लिए भी और धरती के लिए भी। एंड जब भी हम बात करते हैं, फिर चाहे वो कंपोस्टिंग हो, इट इज अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। फिर हम बात करते हैं मिनिमलिज्म की, इट इज अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। एंड अगेन, जैसे आपने अभी बात की, चाहे वो सोशल मीडिया की हो, चाहे वो आपके काम के रिकग्निशन की हो, हर चीज को टाइम लगता है। धीमी गति से धैर्य रखकर आप सिर्फ अपना काम करते रहिए। आपने नेचर से जितना कुछ लिया है, उसे आप जितना भी लौटा सके, चाहे वो छोटा सा हो, 1% हो, 2% हो, उस कोशिश को कभी भी करने से हिचकिचाइएगा मत। क्योंकि जैसे अस्मिता ने कहा, वो आपको जो एक आत्मसंतुष्टि और एक सेटिस्फैक्शन देगा ना, वो किसी भी अवार्ड से, वो किसी भी अप्रिसिएशन से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। And once again, Asmita, thank you very, very, very much for sharing your inspiring journey with all of us. एंड मैं अगेन निकलने से पहले यही कहना चाहूंगी कि अर्थ डे आ रहा है गाइस। वक्त के साथ बदलने का तो पता नहीं, पर संभलना शायद ज्यादा जरूरी है, और संभलने का टाइम अब आ चुका है। हमें
पेड़ लगाना हो, चाहे पॉलिथीन या प्लास्टिक का प्रयोग कम करना हो, घर से एक थैला लेकर चलना हो और डिस्पोजेबल्स का कम यूज करना हो, इन सब को करने के लिए अब और रुकने की जरूरत नहीं है। सो इस अर्थ डे पे अस्मिता की तरफ से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज गाइस, इसकी इतनी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल जर्नी को सुनने के बाद अपनी लाइफ में एक बदलाव लाने की कोशिश जरूर करिएगा। आपको भी एक आत्मसंतुष्टि, एक अंदर से हैप्पीनेस और जो हीलिंग मिलेगी, आई एम श्योर यू विल बी थैंकिंग हर फॉर ऑल दिस एंड it will be giving you gratitude towards the nature. So Asmita, thank you very, very, very much for being on the Green Tattva Talks. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। इस बार जो एनवायरनमेंट डे रहेगा तो मुझे ऐसे लगेगा मेरा काम सफल हो गया। एटलीस्ट आपके प्लेटफॉर्म की वजह से मैं ये एनवायरनमेंट में कुछ अच्छा चेंज या अच्छा एक मैसेज दे सकूंगी लोगों तक। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और जैसे हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे, जो भी कुछ है, ये हम लोगों के लिए तो रोज का है। रोज का हम है। लोगों के लिए एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे, ये रोज का रहता है। बट अगर कोई स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है तो एटलीस्ट उस डे से आप स्टार्ट कीजिए अपनी बिल्कुल। जर्नी। और जैसे मैम ने भी कहा कि इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, तो ये मैसेज अगर आप 10-100 लोगों तक भी पहुंच जाए तो प्लीज आप वो पास ऑन कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझ सके कि आज अगर हम ये काम करेंगे तो आगे जाके एक अच्छा क्लीन और ग्रीन प्लैनेट हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी मिलेगा। अगर नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं हीट वेव्स बढ़ते ही जा रही है। जून महीना आज से लग चुका है, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला गया है। ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए आप खुद के लाइफ में एक अच्छा चेंज लाइए। और थैंक यू सो मच प्राची मैम कि आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने मन से आज जो भी कुछ मैंने बोला शायद कुछ ज्यादा हो गया होगा। बट नहीं। हाँ, जो भी मेरे मन में आया, जो मुझे लगा कि मैं बोल सकती हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ अपने नेचर के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए, वो मैं जरूर बोल सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। रियली Once again, ग्रेटफुल thank फॉर you, दैट। अस्मिता। चलिए फिर जी। आज के लिए इतना ही। तत्व गर्ल फिर से लेकर आएगी इसी तरह की और मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग स्टोरीज। तब तक हंसते रहिए, सस्टेनेबल रहिए, घर से निकलने से पहले सोच कर चलिए, खरीदने से पहले सोचिए और अर्थ डे पर मुस्कुराते हुए एक पौधा जरूर लगाइए या कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर करिए जिससे आपको भी सेटिस्फैक्शन मिले और अर्थ को एक मुस्कुराहट मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, प्रणाम, बाय बाय, स्कार। नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सबको है संकल्पित होना, इस सुंदर मां स्वरूप धरती के पर्यावरण को नहीं है खोना। जंगलों के कटाव और कार्बन क्रेडिट को कम करना है सबकी जिम्मेदारी। औद्योगिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को रोकने में चाहिए सबकी साझेदारी। ओजोन परत की सुरक्षा और साफ पेयजल का आवश्यक है होना। साफ शुद्ध हवा बहेगी जब पेड़ों का संरक्षण होगा। पंचभूत तत्वों को सहेज कर ही पर्यावरण का रक्षण होगा। वक्त के साथ अब बदलना नहीं, संभलना है, जरूरी है ये समझना।